संख्याओं पर आधारित हमको प्रश्न मिलते हैं तो उन प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है। और देखिए, जब संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की मैंने आपसे बात करी थी पिछली क्लास में, तो मैंने आपसे ये कहा था, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने आपको ये बात बड़े अच्छे से समझाई थी कि हमें दोनों तरफ लॉजिक को शब्द व शब्द समान रखना पड़ता है। तो उस समय हमारे दिमाग में एक सवाल आया था, आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि सर, संख्याओं पर आधारित जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें लॉजिक को, हमें तर्क को शब्द व शब्द समान रखना है। से मतलब कि आपका ये था कि हमें जो है वो अंकों को भी समान रखना है, दोनों तरफ अंक व अंक लॉजिक हमारा समान होना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अंक हमारे अलग हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लॉजिक है उसके अंक अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा, जो सिद्धांत होगा उसका, वो समान होना चाहिए। लॉजिक का सिद्धांत समान होना चाहिए, उसके अंक भले अलग अलग हो, ठीक है। और उस चीज को समझाने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां पर अगर आप ये हमारे लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है। देखिए, यहां पर एक प्रश्न दिया है, 5 जिस प्रकार से 124 से संबंधित है, उसी प्रकार से 7 का संबंध किस संख्या से होगा। अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 5 और 124 को एक तर्क के आधार पर हम आपस में एक दूसरे से संबंध इन दोनों के बीच में स्थापित करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 5 और 124 के बीच में मुझे क्या संबंध दिखाई दे रहा है कि 5 का घन कितना होता है, 125। 5 का घन कितना होता है, 125, और अगर मैं उसमें से 1 घटा दूं तो मुझे 124 मिलेगा। तो यहां पर जो बाईं तरफ जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का पूर्ण घन घटा 1 है, ठीक है, पहली संख्या का पूर्ण घन घटा 1। तो अब दाईं तरफ भी जो मेरी दूसरी संख्या होगी वो पहली संख्या का पूर्ण घन घटा 1 होगी। तो भाई 7 का घन कितना होता है, 343, घटा 1 कितना आ गया, 342। तो मेरा जवाब क्या हो गया, ये। अब देखिए, दोनों तरफ हमारे अंक अलग अलग हैं। यहां सर हमने 5 का घन लिया, यहां हमने 7 का घन लिया, तो दोनों जगहों पर हमारे घन अलग अलग हैं, अंक अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका सिद्धांत है, इन अंकों के बीच में जो सिद्धांत है, ठीक है ना, जो छिपा हुआ सिद्धांत है, वो समान है दोनों तरफ। हमने ये कहा कि यहां पर हम उस संख्या का घन लेंगे जो कि पहली संख्या है। देखिए, यहां पर पहली संख्या क्या थी, 5। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पहली संख्या है ना, इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि देखिए x तो एक वेरिएबल होता है ना, हिंदी में कहें चर होता है, ठीक है, एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो है वो प्रश्न दर प्रश्न बदलती है, ठीक है, कंडीशन दर कंडीशन बदलती है, ठीक है, समय के अनुसार उसकी जो उसका जो मान है वो बदलता रहता है। तो अब यहां पर देखिए, हमने कहा कि ये पहली संख्या जो है वो x है, तो बाईं तरफ जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या x का घन घटा 1 है। अब ये x का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर भी देखिए, दाईं तरफ भी हम यही कह रहे हैं कि सर, जो दूसरी संख्या है वो x का घन घटा 1 है। यहां x की वैल्यू 5 है, यहां x की वैल्यू 7 है। तो जो मूल सिद्धांत है ना, ठीक है ना, जो इन अंकों के बीच में छिपा हुआ सिद्धांत था वो समान था, ठीक है, इस हिसाब से। जैसे कि ये देखिए, 19 जिस प्रकार 37 से संबंधित है, उसी प्रकार 26 की संख्या से संबंधित होगा। अब देखिए, 19 और 37 के बीच में अगर मैं एक तर्क स्थापित करूं तो वो मुझे ये दिखाई दे रहा है, 19 गुणा 2 38, 38 घटा 1 37। तो यहां पर बाईं तरफ जो दूसरी संख्या थी वो पहली संख्या का गुणा 2 घटा 1 है, ठीक है। तो यहां पर 26 गुणा 2 52, 52 घटा 1 कितना हो गया, 51। जवाब क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाहे शब्दों पर आधारित प्रश्न हो, चाहे अंकों पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है, चाहे अक्षरों पर आधारित प्रश्न हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले दो शब्द, पहले दो अंक को मतलब पहले दो शब्द, पहले दो अंकों के बीच में तर्क स्थापित करना है, फिर आप अगले दो के बीच में करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, अगर आप पहले और तीसरे शब्द या अंक के बीच में कोई लॉजिक देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसी लॉजिक के आधार पर अब दूसरा और चौथा अंक जो होगा, ठीक है, वो संबंधित होगा। जैसे कि यहां पर देखिए, इस प्रश्न के अंदर मैं पहले और तीसरे अंक के बीच में एक लॉजिक देख पा रहा हूं कि सर 24 गुणा 5 120 होता है। अगर मैंने एक लॉजिक के आधार पर पहले और तीसरे अंक के बीच में कोई संबंध स्थापित किया है, तो अब ठीक उसी लॉजिक के आधार पर मुझे
दूसरे और चौथे अंक के बीच में भी एक संबंध स्थापित करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर 24 गुणा 5 120 हुआ, मैंने पहले और तीसरे अंक के बीच में एक संबंध स्थापित किया, तो अब ठीक उसी तर्क के आधार पर मैं दूसरे और चौथे अंक के बीच में एक तर्क स्थापित करूंगा। ठीक है, 60 गुणा 5 कितना हो गया? 300। ठीक है, तो ये गुणा 5 हो गया, कितना हो गया? 300। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर सर ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रश्न होते हैं ना, अंकों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, अंकों पर आधारित प्रश्नों में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही लॉजिक लगता हो प्रश्नों के बीच में। ठीक है ना, ये क्या कहना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि यहां पर हर प्रश्न एक ही लॉजिक पर बना होगा, आपको वो लॉजिक नहीं मिला तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नों के बीच में हमें एक से ज्यादा लॉजिक दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा लॉजिक जो होंगे ना, वो आपको वही सेम उत्तर देंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो आपको सेम उत्तर देंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, इस प्रश्न में मुझे दो लॉजिक दिखाई दे रहे हैं। एक लॉजिक ये था कि पहले और तीसरे अंक के बीच में क्या था? गुणा 5 था, तो दूसरे और चौथे के बीच में गुणा 5 था। दूसरा मुझे लॉजिक क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पहले और दूसरे अंक के बीच में एक संबंध स्थापित करूं, ठीक है, तो 24 गुणा 2.5 कितना होता है? 60। 24 गुणा 2.5 कितना होता है? 60। तो अब यहां पर 120 गुणा 2.5, ठीक है, अगर बाईं तरफ 2.5 से गुणा किया तो राइट में भी हम वही लॉजिक रखेंगे, तो कितना हो गया सर? यहां पर 300। कितना आ गया? 300। ठीक है, इस तरीके से। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले और दूसरे अंक के बीच में एक लॉजिक बनाए और फिर तीसरे और चौथे के बीच में बनाए। नहीं, आप पहले तीसरे और दूसरे चौथे के बीच में भी इस तरीके से भी आप प्रश्न को कर सकते हैं लॉजिक बना के। जैसे कि ये प्रश्न कोशिश करिए, देखिए जैसे 7 जिस प्रकार 50 से संबंधित है, उसी प्रकार से 11 का संबंध किस संख्या से होगा? तो देखिए 7 और 50 के बीच में अगर मैं तर्क स्थापित करूं, तो यहां पर 50 को क्या मैं 7 का वर्ग घटा 1 लिख सकता हूं? 50 को क्या मैं 7 का वर्ग घटा 1 लिख सकता हूं? ठीक है, 7 का वर्ग क्या होता है? 49, घटा 1 लिखूंगा, प्लस 1 लिखूंगा, प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है ना, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 51 थोड़ी होता है जो घटा 1 लिखेंगे। 7 का वर्ग 49, तो 7 का वर्ग प्लस 1 लिख सकता हूं। 7 और 50 के बीच में लॉजिक क्या है? पूर्ण वर्ग प्लस 1। तो यहां पर अगली संख्या क्या हो जाएगी? 11 का वर्ग प्लस 1, 11 का वर्ग 121 प्लस 1 122। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरी संख्या थी वो पहली संख्या का पूर्ण वर्ग प्लस 1 था। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, जब इस तरीके से संख्याओं में, जब इस तरीके से आपको इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाएं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सर जब इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती ना, तो कोई आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप इनका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन निकाल के इनको सॉल्व करें या इनको मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ गुणन कारक ढूंढें। ठीक है, इतने बड़े बड़े संख्याओं में ऐसा कोई नहीं चाहता। तो जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाएं, सादृश्यता के प्रश्नों में जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दिख जाएं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि यहां पर लॉजिक या तो आ, आ, संख्याओं के बीच का अंतर होगा। ठीक है, इतने बड़ी बड़ी संख्याओं के प्रश्न में लॉजिक या तो संख्याओं के बीच का अंतर होगा, या तो फिर इनके अंकों का योग होगा, कि या तो यहां पर इन संख्याओं के अंकों के योग का इस्तेमाल करके कोई लॉजिक बनेगा, या तो फिर संख्याओं के बीच के अंतर का इस्तेमाल करके कोई लॉजिक बनेगा। अंकों का योग मतलब जैसे कि अगर 7584 के अंकों का योग पता करना है, तो इन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24। ठीक है, इस तरीके से इसको हम अंकों का योग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंकों का योग, ठीक है, ऐसा लॉजिक हो सकता है, या तो फिर संख्याओं के बीच का अंतर, ये लॉजिक हो सकता है। अब जैसे कि इस प्रश्न में देखिए, संख्याओं के बीच का अंतर लॉजिक है कि अगर 7 5 8 4, अगर 7 5 8 4 में से मैं 2 2 2, अगर प्रत्येक अंक में से मैं 2 घटा दूं, ठीक है, 7 5 8 4 के प्रत्येक अंक में से अगर मैं 2 घटा दूं, तो मुझे 5 3 6 2 मिलता है। 5 3 6 2 मिलता है। तो अब यहां पे 4 6 7 3 के प्रत्येक अंक में से अगर मैं 2 घटा दूं, अगर 4 6 7 3 के प्रत्येक अंक में से अगर मैं 2 घटा दूं, तो मुझे यहां पे 2 4 5 1 मिलता है। तो जवाब क्या हो गया? 2 4 5 1।
ठीक है, तो यहां पर लॉजिक क्या था कि जो संख्या है उनके बीच का अंतर समान था। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, 16:56, उसी प्रकार से 32 अनुपात क्या। देखिए 16 जिस प्रकार 56 से संबंधित है उसी प्रकार, ठीक है, 32 का संबंध किससे होगा। ट्राई करिए इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में सर मुझे दो लॉजिक दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला लॉजिक ये है कि अगर 16 में मैं 3.5 से गुणा करूं, 16 को अगर मैं 3.5 से गुणा करूं तो 16 गुणा 3.5 कितना होता है, 56। उसी हिसाब से दाईं तरफ भी अगर मैं सेम लॉजिक रखूं तो 32 को अगर मैं 3.5 से गुणा करूं कितना आता है, 112। एक तो ये लॉजिक दिखाई देता है। दूसरा, आप में से कईयों ने ये लॉजिक लगाया होगा कि सर अगर 16 को हम 2 से गुणा करें तो कितना होता है, 32। आपने पहली और तीसरी संख्या के बीच में लॉजिक देखा होगा कि 16 गुणे 2 32 होता है। तो फिर ठीक उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके दूसरे और चौथे के बीच संख्या के बीच में क्या मतलब चौथी संख्या क्या बनेगी, तो 56 गुणा 2 112। देखिए जवाब सेम रहा। तो आपको एक से ज्यादा लॉजिक देख सकते हैं लेकिन जवाब सेम आता है। इस प्रश्न को ट्राई करिए। देखिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है वो कठिन लॉजिक ही ढूंढते रहें। ठीक है सर, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सबके लॉजिक जो होते हैं वो कठिन होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर इस बात को बड़े अच्छे से समझता है कि कठिन के चक्कर में ना बच्चे जो हैं वो आजकल इजी लॉजिक पढ़ते ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि ये तो कोई पूछेगा ही नहीं और फिर एग्जामिनर उन्हीं पे प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो, ठीक है, अपने पिछले 2 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, आपको दिखाई देगा कि वहां पे कितने आसान आसान लॉजिक पे क्वेश्चंस पूछे गए। क्यों पूछे गए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, हमें तो टफ क्वेश्चन आता है, ये इजी क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आप हर प्रश्न में टफ लॉजिक ही ढूंढते रहें। ठीक है सर, शुरुआत जो है वो बिल्कुल बेसिक से करिए, पहले सिंपल लॉजिक ढूंढने की कोशिश करिए, नहीं मिलता है तो टफ लॉजिक पे जाइए ना। ठीक है, सीधा टफ से क्यों शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में लोग पता नहीं क्या गुणा भाग, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। ठीक है, वर्ग घन पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे होंगे। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये था कि 45 और 36 में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 9। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 9, कि 45 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 36। ठीक है, तो बाईं तरफ पहली संख्या में से 9 घटाने पर दूसरी संख्या मिली, तो दाईं तरफ भी पहली संख्या में से 9 घटा दीजिए। 63 में से 9 घटा कितना बनेगा, 54। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, यहाँ संख्याएं जो थी वो 9 के अंतर पर थी, सीधी सी बात है। अब यहां पर देखिए, अगर इसी प्रश्न को अब मैं दूसरे लॉजिक से करना चाहूं तो मुझे यहाँ पे दूसरा एक लॉजिक दिखाई देता है कि सर अगर मैं 45 जो संख्या 45 है उसके अंकों का योग निकालूं तो 4 + 5 कितना होता है, 9। उसी हिसाब से 36 के अगर मैं अंकों का योग निकालूं 3 + 6 कितना होता है, 9। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाई तरफ दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 था, तो दाईं तरफ पहली संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 + 3 9। अगर पहली संख्या के अंकों का योग 9 है तो दूसरी संख्या के भी अंकों का योग कितना हो जाएगा। ठीक है, 9।
देखिए यहाँ पर 3 और 243 के बीच में अगर हम लॉजिक बनाए तो 3 की घात 5 कितना होता है 243। तो जो बाईं तरफ जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की घात 5 है। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी 5 की घात 5 कितना हो गया 3 1 2 5। ये आपका जवाब हो गया। देखिए इसमें ये देखिए 6 और 18 के बीच में लॉजिक क्या बनेगा 6 में 12 जोड़िए कितना हो गया 18। तो 4 में 12 जोड़िए कितना आ गया 16। जवाब क्या हो गया 16। इसको ट्राई करिए। देखिए यहां पर अगर मैं एक लॉजिक ढूंढूं इनके बीच में तो बाईं तरफ मुझे एक लॉजिक दिखाई देता है कि 4 5 6 अगर मैं इस संख्या के अंकों को जोड़ूं, ठीक है 4 + 5 + 6 कितना होता है 15। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बाईं तरफ जो दूसरी संख्या थी वो पहली संख्या के अंकों का योग था। तो दाईं तरफ भी जो दूसरी संख्या होगी वो पहली संख्या के अंकों का योग होगा। 7 + 8 15 + 9 24। 24 आ जाएगा जवाब। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।